हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है 13 और 14 अगस्त को आरआरबी क्लर्क का, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया और क्वेश्चन 80 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, सब स्मूथली हो गया। जब मैंने एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मुझे भी दिक्कत आ रही थी माउस से क्लिक करने में और उसको वर्टिकली स्क्रॉल करने में। देखो, हॉरिजेंटली तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ही दिख रहा था। लेकिन ऑप्शन सारे जो दिए हुए थे, मैक्सिमम ऑप्शंस डी या ई ऑप्शन में दिए हुए थे, तो बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। शुरुआत के 8-10 क्वेश्चंस में मुझे ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, नीचे अधिकतर ऑप्शंस नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, तो फिर मैंने इसको तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी नीचे स्क्रॉल किया। तो आप जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आप क्वेश्चंस बनाने लगोगे, तो हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हो, आपको नीचे बार बार स्क्रॉल करना पड़े। तो इसको आपको घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको अपने आप वो लग जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़, आपको माइंड में ये चीज़ें क्लियर रखना है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, है ना। वहाँ जाके आपको नर्वस नहीं होना एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही। वो तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर एग्ज़ाम का रहता ही है, लेकिन आपको उसी को ओवरकम करके बाकी अपना पेपर कंप्लीट करना है। शुरुआत जब मेरी इतनी ऐसी हुई थी तो मुझे लगा भी था कि मेरे पूरे क्वेश्चंस हो भी नहीं पाएंगे, 70 क्वेश्चंस तक भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई आगे, तो मैंने उसको ओवरकम किया और फिर मैं पूरा अटैम्प्ट कर पाया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैं बता देता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कि क्वांट और रीजनिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में उन्हें क्वांट का अलग अलग लेवल देखने को मिला है, तो क्या उनके साथ भी ये चीज़ होगी। देखो, 4 शिफ्ट हैं, आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में लेवल कैसा आ जाएगा, है ना। मॉडरेट भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, हार्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। आपको डीआई के लिए मैं बताऊं क्वांट में, तो आपको डीआई की थीम को समझना है। डीआई की थीम में वो क्या पूछ रहा है। यदि मैं आपको क्रिकेट के ऊपर बेस्ड डीआई जैसे कल आई थी, तो आपको 4 या 6 से वहाँ पे उसके टोटल वैल्यू में मल्टीप्लाई तो करना है। आप आंसर, आपको वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से यदि मैं आपको कोई थीम दे देता हूँ कि 5 रुपीज़ 20 कॉइन है और 2 रुपीज़ के 40 कॉइन्स है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करके उनका टोटल सम ही तो निकालना है कि कितने रुपए बन रहे हैं, फिर आप इन पे जो भी कैलकुलेशन है वो करो। तो इस तरह से आपको डीआई की थीम समझना ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड डीआई वहाँ पे मिल जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केसलेट देखते से स्किप करते हैं। यार, केसलेट आएगी भी तो वो क्लर्क लेवल आएगी। यदि आपसे ए और बी के बारे में पूछ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी वो देगा। इससे ज़्यादा 6 वैल्यू से ज़्यादा आपको केसलेट में वो नहीं निकलवाएगा। और हो सकता है किसी एक और चीज़ को बाद में इंट्रोड्यूस करके वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ निकलवा के आपके क्वेश्चन पूछे। तो ये चीज़ें आपके साथ एग्जाम में हो सकती है। लास्ट के डेज में मैं आपको कहूँगा कि आपको एक ईजी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक से आप ये चीज़ें कर सकते हो प्रैक्टिस अच्छे से, विद सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक। और आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे मॉक्स भी मिल जाएंगे। 14 मंथ का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा 400 रुपीज़ में। एक्स्ट्रा 20% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप कोड अप्लाई करते हो BGH। ठीक है, तो ये ईजी मॉक्स आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे और आपका स्कोर भी अच्छे से इंप्रूव करेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई हार्ड मॉक, यदि लेवल ज़्यादा आ रहा है तो मैं हार्ड मॉक लगाऊं। लास्ट के डेज में हार्ड मॉक टेस्ट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि कोई मॉक यदि मॉडरेट भी आता है एग्जाम का लेवल, तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि 50-60 अटैम्प्ट करके आना है। अटैम्प्ट आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं बता देता हूँ कि लास्ट 4-5 डेज में आपको क्या चीज़ें फॉलो करना है, कितने मॉक टेस्ट आपको देना है। देखो, 8 और 9 की बात करें, यानी आज और कल, तो आज और कल आपको 3 सेक्शनल लगाना है क्वांट और रीजनिंग के। और नेक्स्ट डे यानी 9 तारीख को आपको क्वांट और रीजनिंग के 2-2 सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके बाद किसी भी दिन आपको सेक्शनल मॉक नहीं देना है। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है। और उस दिन आप चाहो तो मेमोरी बेस्ड पेपर दे सकते हो, जिसने भी डाले हैं मेमोरी बेस्ड वीडियोज़ में या फिर कराए हैं या फिर PDF से, आप उनको बना लो। 7 अगस्त को जो हुए थे वो सभी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम 14 को है तो आप 13 को रेस्ट करो। यदि आपका एग्ज़ाम 13 को है तो आप 12 को रेस्ट करो। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी आइज़ को थोड़ा आप आराम दो। स्क्रीन टाइम अपना आप ज़्यादा रखोगे तो आपको हो सकता है एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ी सी दिक्कत हो, इसीलिए आप प्रॉपर रेस्ट लेकर एग्ज़ाम देने जाओ, जिससे आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। 10 और 11 तारीख को आपको 3-4 फुल लेंथ मॉक लगाना है। यदि आपको 4 ज़्यादा लगते हैं तो आप 3 मॉक टेस्ट लगाओ, यदि आपको 4 कम लगते हैं तो आप 5 मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहो तो आप ये लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपको रेस्ट ज़रूर से करना है। क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा आपको सिलेक्टिव नहीं होना है। यदि नंबर सीरीज़ आप सोच के चलोगे कि मैं तो मिसिंग ही बनाऊंगा, और हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई, तो क्या आप 5 के 5 क्वेश्चन स्किप कर आओगे? ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए आपको सेलेक्टिव नहीं होना है ज़्यादा, रॉन्ग भी आएगी तो इजी आएगी। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आपको ईगो पे नहीं लेना है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को। यदि आपको सर्ट्स एंड डाइसेस में स्क्वायर क्यूब में यदि कोई भी सिंप्लीफिकेशन दिया है या फिर पॉइंट या फ्रैक्शन में दिया है, तो आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हो। कोई अरिथमेटिक आपका 30 सेकंड में भी बन जाता है ईजी
चीज़ें दी हो तो, या फिर कोई सिंप्लीफिकेशन यदि हार्ड हो तो वो आपका 1 से 1.5 मिनट भी ले लेता है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है कि आपको कम टाइम में कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पजल में आपको, पजल में ही ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो पजल में आपको जो भी थीम दी है पजल की, उसमें आपको एक्स्ट्रा कंडीशन लेकर चलना है, ताकि आपको यदि आपकी कोई कंडीशन गलत होती है तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा कंडीशन रहे कंसीडर करने के लिए, आपको फिर से पूरा डायग्राम और चीज़ें नोट ना करनी पड़े। ठीक है, तो एक पजल में आपको ये बात का ध्यान रखना है, और पजल का नोट आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस ऑर्डर में उन्होंने दिया है। कभी वो लिख देता है टॉप टू बॉटम, और कभी वो लिख देता है बॉटम टू टॉप। यदि 7 बिल्डिंग, यदि कोई बिल्डिंग है उसमें 7 फ्लोर हैं, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फ्लोर नीचे होगा लेकिन 7th फ्लोर ऊपर होगा। लेकिन यदि यहाँ पे वो लिख देता है कोई स्टैक है, कोई बॉक्सेस का स्टैक है जिसमें कुछ चीज़ें रखी हुई है, कोई फ्रूट या थिंग रखी हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला बॉटम में हो सकता है टॉप से वो फर्स्ट बोल रहा हो, सेकंड हो, फिर थर्ड हो, फिर फोर्थ हो। यदि ये चीज़ आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पूरी कंडीशंस और पजल गलत हो जाएगी। जो चीज़ बॉटम में होना चाहिए वो आप टॉप पे रख दोगे और वो गलत हो जाएगी। तो पजल में आपको ये नोट का ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, सिलॉक्स में यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आइदर और आना है, तो आप उसमें ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, या तो लगा के आगे बढ़ जाओ या फिर उसको स्किप कर दो। लेकिन यदि सोचने लगोगे वहाँ पे तो आपका टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा। 30 सेकंड में जो चीज़ बनना चाहिए उसको आप 1.5 मिनट कब दे बैठोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बातों का आपको क्वांट और रीजनिंग में ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम हॉल में हो सकता है जाते से आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़े, वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट 5 डेज़ में आपको क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। आरआरबी पीओ जिनका है उसकी बात अपन 13th के बाद कर लेंगे। टिल देन मैं बता देता हूँ, मैं अभी से करंट अफेयर्स वापस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरा पिछले 1 हफ्ते का स्किप हो गया है उसको मैं कवर कर लूँगा 15 तक, फिर 1 हफ्ता पूरा मैं फुल फ्लेज्ड आरआरबी पीओ के लिए ही प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।